Hello students, welcome back to classes of Law of Torts. Today we are going to study the topic of vicarious liability. I'm sure कि आप लोगों को पता होगा ये टॉर्ट्स का वन ऑफ द प्रिंसिपल टॉपिक्स है, जैसे टॉर्ट्स के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं नेग्लिजेंस, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, कॉन्सेप्ट बेस्ड, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसी तरह ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें 3 डायमेंशंस हैं: इंट्रोडक्शन, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। ये 3 टॉपिक्स हैं और इंट्रोडक्शन तो बेसिक है। इन दोनों टॉपिक से आपके मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। मास्टर सर्वेंट से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और स्टेट से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। आई एम श्योर इसमें आपको रीसेंट में भी कुछ जजमेंट्स मिल जाएंगे, वरना ओवरऑल टॉपिक पे 5-6 क्लासिकल केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए तो कुछ भी आ ही सकता है, बट ज्यादा ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स मैं ऐसा मानूंगी आपको कुछ भी नहीं आता और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखो, जनरल रूल होता है कि अगर ए ने एक रॉन्ग करा है तो लाइबिलिटी भी किसकी होगी? ए की। ऑब्वियसली लाइबिलिटी बी या सी की तो होगी नहीं। जनरल रूल यही होता है, whoever commits a wrong or whoever commits a tort will be liable for that tort, and it's not that liability will fall upon some other person. मैंने टॉर्ट किया तो मैं लाइबल, आपने टॉर्ट किया तो आप लाइबल, आपने किया तो मैं नहीं लाइबल, मैंने किया तो आप नहीं लाइबल, है ना? सो द जनरल रूल इज दैट अ पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन रॉन्ग्स एंड नॉट फॉर रॉन्ग्स ऑफ अदर्स। बट कभी कभी ऐसा होगा कि रॉन्ग करेगा ए और लाइबिलिटी हो जाएगी बी की। ओके, general rule, we are not liable for acts of others, we bear liability only for our own acts. But कभी कभी ऐसी exceptional situations arise होंगी जहां पे wrong करेगा एक person and liability will be borne by another person. For example, ये एक कार है मिस्टर एक्स की और उनका ड्राइवर है डी, और ड्राइवर किसी काम से जा रहा था मिस्टर एक्स के और उसने एक पेडेस्ट्रियन पी को हिट कर दिया ड्रंक ड्राइव करते हुए या किसी भी तरह से। ही हिट्स द पेडेस्ट्रियन पी हु इज इंजर्ड। तो आप आगे जाके देखोगे पी इज गोइंग टू आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन फ्रॉम मिस्टर एक्स। Instead of driver, he is going to sue the owner of the car. तो wrong किया था ड्राइवर ने, लाइबिलिटी बन गई मिस्टर एक्स की। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस जहां पे एक के एक्ट के लिए लाइबिलिटी किसी और की बन जाएगी, those are the cases of vicarious liability. There's going to be a shift in liability and that is called vicarious liability. आगे जाके 6-7 टॉपिक में आप देखोगे ये टर्म अपने आप में मिसनोमर है। आपने वर्ड कभी सुना? एक ऑक्सीमोरॉन, दो चीजें जो, दो वर्ड्स जो ऑपोजिट होते हैं। फ्री गिफ्ट, ऑक्सीमोरॉन, गिफ्ट हमेशा फ्री होता है।
मिसनोमर बोलते हैं आइडियल वाइफ। जो आइडियल है वो वाइफ नहीं हो सकती, जो वाइफ है वो आइडियल नहीं हो सकती, फन में बोलते हैं। तो ये शब्द जो है वाइकेरियस लाइबिलिटी, आप आगे जाके पढ़ोगे, वैसे ये वर्ड ही गलत है। इट्स नॉट ट्रूली व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, बट अभी के लिए समझो, वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब एक का एक्ट, लाइबिलिटी दूसरे की। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द टॉपिक। ये कौन कौन से केसेस में अप्लाई होती है वो सब अभी आगे देखेंगे। बिफोर वी मूव अहेड, थोड़ा भी मतलब जरा सा भी कुछ पढ़ने से पहले मुझे आप सिर्फ प्रैक्टिकली बताना, लीगली नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली, कि जब पेडेस्ट्रियन को चोट लगेगी तो वो ड्राइवर को ना स्यू करके ओनर ऑफ द कार को स्यू करते हैं। व्हाई? Driver cannot afford, driver will not be able to pay. It is the master who has a deeper pocket and who is going to be in a better position to pay. That is why we end up suing the owner of the car. Okay, ठीक है। तो एक बार आप इसका बेसिक मतलब लिखो, फिर आपको आगे लेके चलती हूँ। Write down the heading vicarious liability. और इसमें पहला टॉपिक लिखो इंट्रोडक्शन। देखो, the general rule of tortious liability is that the general rule of tortious liability is that a person is liable for his own wrongs. A person is liable only for his own wrongs and not for torts committed by others. And not for torts committed by others. And not for tort committed by others. Is liable only for his own wrongs and not for torts committed by others. However, there may be certain exceptional situations. There may be certain exceptional situations. There may be certain exceptional situations wherein a wrong is done by one person. A wrong is done by one person. A wrong is done by one person, and the liability falls upon the shoulder of other. And the liability falls upon the shoulders of another. Falls upon the shoulders of another. That these are the cases of vicarious liability. These are the cases of vicarious liability. ओके, ये बहुत ही बेसिक सा एक मीनिंग है। अब वाइकेरियस लाइबिलिटी के पीछे का रैशनल क्या है वो सब कुछ अभी बताती हूँ, बट बिफोर दैट आई वांट टू टीच यू अनदर टॉपिक। ओके, बिफोर वी कम टू रैशनल, तो देखो वाइकेरियस लाइबिलिटी बेसिकली 3 केसेस में अराइज होती है। इट अराइजेज आउट ऑफ रिलेशनशिप, it arises by ratification, and it arises by abatement. ये दोनों बिल्कुल जरूरी नहीं है, अभी बता दूंगी क्या है। रिलेशनशिप में भी 5-6 केसेस है। मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स
कंपनी डायरेक्टर एंड गार्डियन चाइल्ड। तो वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होगी रिलेशनशिप से, रैटिफिकेशन से और अबेटमेंट से, जिसमें लास्ट तो इम्पोर्टेंट नहीं है। और रिलेशनशिप में भी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट है मास्टर सर्वेंट, विच इज द सोल ऑफ दिस टॉपिक। बट मैं एक बार आपको सब कुछ बता रही हूं ब्रीफली। ये सारा खत्म करने के बाद, बेसिकली ये सारा खत्म करने के बाद जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अपनी सारी अटेंशन फोकस कर देंगे मास्टर सर्वेंट पे। पर एक बार हमारा सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट ओवर हो जाएगा, फिर मास्टर सर्वेंट को बेस बना के पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इसमें 2 to 2.5 क्लासेस लगेंगी और सारा रैशनल वगैरह भी मैं आपको मास्टर सर्वेंट के लिहाज से पढ़ाऊंगी। तो अभी आई एम जस्ट टेकिंग अप द अनइम्पॉर्टेंट पार्ट सो दैट यू नो हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बेसिकली मेरा टॉपिक था, पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है वाइकेरियस लायबिलिटी कौन से केसेस में अराइज होती है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वाइकेरियस लायबिलिटी सबसे पहले अराइज होती है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। दो लोगों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि एक के एक्शन के लिए हम किसी और को लायबल ठहरा देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पार्टनर्स। ओके, जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो एक बहुत ही फेमस लाइन होती है, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल ऑफ अदर एंड ऑल्सो द एजेंट ऑफ अदर। मैं आपको बताती हूँ पार्टनर्स में वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज, अच्छा आप बताओ पहले, पार्टनर्स में वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हो जाती है मतलब एक पार्टनर के एक्ट के लिए बाकी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ओके, अच्छा आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। सपोज हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं, सिग्धा मैम, नितिन सर और राहुल सर, हम सब पार्टनर्स हैं। ठीक है, और क्या हुआ कि मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड कर रही हूँ और हर बार जब टेस्ट होता है सैटरडे को तो उनसे 100 रुपीज पर टेस्ट चार्ज किए जाते हैं, बोल के कि ये तो ना आपके फी में इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले तो स्टूडेंट्स ने बोला नहीं नहीं हमें तो फ्री में बोला था, पर हमने बोला नहीं ये तो आपको अलग से पे करना है। एंड 5-6 टेस्ट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के टेस्ट होते हैं, तो स्टूडेंट्स ने भी बोला चलो ठीक है, एंड दे आर पेइंग 100 रुपीज पर टेस्ट, आई मीन एवरी टाइम दे आर कमिंग फॉर द टेस्ट एंड अनिकेत कलेक्ट्स इट एंड ही गिव्स इट टू मी। ठीक है, अब कुछ महीनों बाद पता चला कि ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा है, ये कोई पेबल नहीं था। किसी स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स ने बोला हमने तो फॉर्म भरा है उसमें लिखा हुआ है सब कुछ इंक्लूडेड है, ये क्या हो रहा है। सो दे से कि ये तो एक फ्रॉड का केस है, फ्रॉड मैंने किया है, बट सपोज दे वांट टू स्यू द अदर पार्टनर्स। ऐसा अपना एग्जांपल नहीं देना चाहिए, भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो, बट चलो दे स्यू द अदर पर्संस फॉर फ्रॉड। तो क्या और पार्टनर्स गिल्टी होंगे इस फ्रॉड के लिए? मैंने किया है पूरी तरह से, उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। I never gave them any money. In fact, they are very honest. But do you think they are going to be liable for this? Yes or no? No? Achha, we are still not sure. Let me take up another question. So again, we all are partners. And suppose मैं तो एक बहुत ही बिगड़ी हुई पर्सन हूँ और मैं फ्रॉड तो करती हूँ, मैं बेटिंग भी करती हूँ। ओके, और मैंने बेटिंग करी एंड आई हैव लॉस्ट 5 लाख रुपीज, और अब मैंने किसी से लोन लिया है 5 लाख का अपने एक फ्रेंड से, लेट्स से आकाश, क्योंकि मुझे बेटिंग के पैसे चुकाने थे और मैंने उसे बोला आई गिव योर मनी बैक, बट इट्स बीन 1 ईयर आई हैव नॉट बीन पेइंग हिम। पूरी तरह से वो 5 लाख रुपए मैंने आकाश से अपने पर्पस के लिए लिए थे। इट इज गॉट नथिंग टू डू विद द बिजनेस। And now since I am not paying money, Akash sues the other partners also for recovery of those 5 lakh rupees. मुझे बताओ क्या इस केस में आकाश स्यू कर सकता है दूसरे पार्टनर्स को? नहीं। फर्स्ट में, अब मुझे बताओ आपको दोनों केसेस में कुछ डिफरेंस लग रहा है? फर्स्ट केस में अगर और पार्टनर्स को स्यू किया जा रहा है तो किस चीज के लिए स्यू किया जा रहा है?
जो मैंने फ्रॉड किया था, एंड दैट फ्रॉड इज रिलेटेड टू business of the firm. It has got connection to what the partnership is all about. But second case mein, it was purely a personal thing, having no connection with the business of the firm. So एक partner दूसरे के action के लिए liable हो जाता है, provided what has been done is connected to the business of the firm. Suppose second case में बैंक से एक लोन लिया होता एक ब्रांच ओपन करने के लिए या ऑनलाइन पेनिट्रेशन के लिए, बैंक से पर्सनली, बैंक से मैंने अपने नाम में लोन लिया होता लेकिन फॉर बिजनेस ऑफ द फर्म, और हमारी पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत कोई भी फर्म रेस, कोई भी लोन रेस करना होगा तो मैं करूंगी, एंड नाउ आई एम नॉट पेइंग दैट लोन बैक टू द बैंक, so now can banks sue the other partners also? Yes, because it's related to business of the firm. But मैंने एक कार लोन लिया होता, बिजनेस के लिए नहीं है, वो फर्म की कार नहीं है, वो मेरी अपनी पर्सनल कार है, एंड आई एम नॉट एबल टू पे दैट, सो कैन बैंक sue the other partners of the firm? No. तो गोल्डन वर्ड्स है, एक पार्टनर दूसरे के एक्शन के लिए लाइबल हो जाएगा प्रोवाइडेड व्हाटएवर was done for the business of the firm. ओके, सपोज हम दो पार्टनर्स मिलके सोचते हैं कि यार स्टूडेंट्स को फूल करते हैं और उनसे कुछ और चार्जेस लेते हैं बिना बाकी दोनों को बताए, एंड वी आर डिवाइडिंग इट, क्या और पार्टनर्स भी इस फ्रॉड के लिए लाइबल होंगे? इट्स रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द फर्म. तो एक पार्टनर, देखो फ्रॉड किया एक ने, लाइबल हो गए दूसरे लोग भी, सो ये है वाइकेरियस लाइबिलिटी. So partners are vicariously liable for acts of other partners, provided whatever is done in the course of business of the firm. It is connected to business of the firm. Okay. अच्छा, एक और बात बताओ. Suppose मैंने एक टीचर को कांटेक्ट किया, who is a star teacher in some other organization. Okay. And I'm trying to poach her, and I tell her that I'll pay you a lot more than what they are paying. You come here, and the teacher informs कि मेरा उस कोचिंग में तो अभी 1 साल का टर्म बाकी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट. मैंने बोला ब्रीच करो, आप उसको छोड़ो, उस टर्म को ब्रीच करो, उनको बहुत नुकसान होगा और उन्होंने जो आपको कम पे में रखा है सजा भी मिलेगी, ऑल दैट. आई पोच दिस पर्सन. तो मैंने कॉन्स्पायर करके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी करवा दिया. तो आप पढ़ोगे, कॉन्स्पिरेसी एक टॉर्ट भी होता है, एक क्राइम भी होता है, और सिविल कॉन्स्पिरेसी एक टॉर्ट भी होता है. क्या इसके लिए और पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? जो मैंने कॉन्स्पिरेसी करी या जो मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराया उस टीचर के साथ मिलके, तो क्या इसके लिए और पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं? इट्स रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द फर्म. ओके, क्लियर है? अच्छा, सपोज हमें कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसके लिए किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैंने ब्राइब करा, पैसे देके उससे फाइल निकलवा ली या अपना टेंडर अप्रूव करवा लिया. सपोज इट्स अ सिविल केस. क्रिमिनल में हम बात नहीं करें, क्रिमिनल में वाइकेरियस नहीं अप्लाई होता, आप अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, अनलेस और अनटिल आप एक ग्रुप क्राइम कर रहे हो जो आप आईपीसी में पढ़ोगे. तो जो मैंने ब्राइबरी करी अब कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, क्या और पार्टनर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? बिकॉज इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द फर्म. बट जो भी मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करूंगी, हैविंग नो कनेक्शन to business of the firm, then others are not going to bear responsibility for that. It's going to be my personal responsibility. ठीक है? पूरे पार्टनर्स पे एक केस याद रख सकते हो, हैमलिन वर्सेस ह्यूस्टन एंड कंपनी. मैं लिखवा दूंगी आपको. देयर इज नो अदर केस. इनफैक्ट वो भी नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर्स में भी वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होती है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है? इफ वी टॉक अबाउट कंपनी एंड डायरेक्टर, तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स. बस इस पे एक क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स में देखा है. 2 तरह के एक्शन हो सकते हैं डायरेक्टर के, एक अल्ट्रा वायस और एक इंट्रा वायस. वायस का मतलब होता है अथॉरिटी, सो अल्ट्रा का मतलब आउटसाइड, आउटसाइड अथॉरिटी एंड विद इन अथॉरिटी या इनसाइड अथॉरिटी.
तो कंपनी डायरेक्टर के कौन से एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, इंट्रावायस या अल्ट्रावायस? इंट्रावायस। जो वो ऑथोराइज थे करने के लिए, उस सब के लिए कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर उनकी अथॉरिटी नहीं थी वो एक्शंस करने के लिए, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। मैक्सिमम एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, जो मैंने बता दिया कि कंपनी कब लायबल है डायरेक्टर्स के एक्ट्स के लिए, प्रोवाइडेड द एक्ट इज इंट्रावायस एंड नॉट अल्ट्रावायस। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नाउ यू पीपल टेल मी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताना, गार्डियन और चाइल्ड, इस पे बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। क्या गार्डियन और चाइल्ड के बीच में वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होगी? पहले तो मुझे बताओ इसका मतलब ही क्या है कि गार्डियन और वार्ड के बीच में वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब लिटरल मीनिंग क्या होगा इसका, कि क्या गार्डियन अपने बच्चों के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे? एक्ट करेगा बच्चा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी पेरेंट की। तो मुझे बताओ, क्या गार्डियन चाइल्ड के बीच में वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होता है? होता है, मतलब बच्चों के एक्शंस के लिए, नेग्लिजेंस के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में लायबिलिटी अराइज होती, क्रिमिनल लायबिलिटी होती है माँ बाप की बच्चों के लिए। बच्चे क्राइम्स करते हैं तो माँ बाप जेल जाते हैं? नहीं जाते। तो टॉर्ट्स में क्यों डाल रहे हो लायबिलिटी? क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती, माँ बाप नहीं जेल जाते अगर बच्चे क्राइम्स करते हैं, नहीं होती ना। तो आप कह रहे हो मैम वाइकेरियस तो होती है, टॉर्शियस तो होती है, तो भाई टॉर्शियस क्यों अप्लाई कर रहे हो? कॉम्पनसेशन देना है, जेल ना भेजें लेकिन कॉम्पनसेशन तो दे दें। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर एक 17 साल के लड़के को उसके पापा गाड़ी दे, बेटा लो बर्थडे गिफ्ट है तुम्हारा, 17 साल के हो गए हो, गाड़ी है, चाबी है, जाओ गाड़ी चलाओ मस्ती करो, और वो बच्चा किसी को हिट कर दे और इंजर्ड कर दे या डेथ कॉज कर दे, तो फादर लायबल होंगे? नहीं, फादर हिट एंड रन के लिए लायबल नहीं होंगे, लेकिन नेग्लिजेंस के लिए तो लायबल होंगे कि आपने अपने बच्चे को गाड़ी कैसे दे दी, एक्सेस कैसे दे दी, है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, प्लीज भगवान के लिए। बुक्स में भी लिखा होता है, लोगों को भी पता होता है कि गार्डियन वार्ड के बीच में वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। नो, द आंसर इज नो। क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती जैसे, वैसे ही सिविल लायबिलिटी भी नहीं होती, टॉर्शियस लायबिलिटी भी नहीं होती। होती क्या है, वो सेम क्रिमिनल वाली बात है। आई एक्सप्लेन थ्रू 2 एग्जांपल। पहली सिचुएशन है, ये एक फादर है, इनके पास एक लाइसेंस गन है, ठीक है। इनका बच्चा बड़ा शैतान है, इनको पता है वो कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने जो अपनी गन है वो कमरे में ऐसे बहुत ऊपर छत के पास एक अलमारी बनी हुई है, उसमें रखी हुई है। उस गन को एक बॉक्स के अंदर लॉक कर रखा है, उस बॉक्स को इस अलमारी के अंदर रखा हुआ है, अलमारी को भी लॉक कर रखा है, और अलमारी तक कोई पहुंच नहीं सकता, बड़ा ही नहीं पहुंच सकता बिना सीढ़ी के, छोटा तो क्या पहुंचेगा। अब एक बार फादर, चाबी हमेशा अपने पास रखते हैं दोनों की, बट एक बार घर में किसी की डेथ हो गई तो फादर को फटाफट भागना पड़ा और वो चाबियां वहीं रह गई। बच्चे को लगा अरे पापा ऊपर कुछ छुपा के रखते हैं, आज तो देखता हूँ। वो सीढ़ी लगाता है, ऊपर लॉक होता है, नीचे आके चाबी लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर लॉक खोलता है, फिर अंदर एक बॉक्स मिलता है, उसका लॉक होता है, उसको खोलता है, उसमें से गन निकलती है, खेल खेल में ट्रिगर पुल कर देता है, एक आदमी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। फर्स्ट केस। सेकंड केस, फादर के पास लाइसेंस्ड गन है, उन्होंने उसको स्टोर में छुपा दिया है न्यूज़पेपर्स के नीचे। पता है बच्चा नॉटी है, बच्चा एक दिन स्टोर रूम में जाता है कोई पुराना टॉय निकालने के लिए, न्यूज़पेपर के नीचे गन दिखती है, टॉय गन समझ के ले आता है, खेल खेल में ट्रिगर पुल कर देता है, somebody is badly injured। इन दोनों में से एक केस में फादर इज गिल्टी। आप मुझे बताओ किस केस में, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। Not because the child has pulled the trigger and injured somebody, but because he was careless in keeping the gun at a safe place. तो प्लीज याद रखना,
गार्डियन वार्ड में वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं राइज होती, गार्डियंस अपने वार्ड्स की हर नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो अपनी खुद की नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उनके खुद के पार्ट पे नेग्लिजेंस रहती है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेम लाइक क्रिमिनल, क्रिमिनल में टीनेजर मर्डर करता है तो माँ बाप जेल नहीं जाते, पर अगर उनकी खुद की कोई नेग्लिजेंस रही है देन दे आर गोइंग टू बी लायबल फॉर दैट। समझ आ रहा है? तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि वाइकेरियस गार्डियन चाइल्ड पे भी लगता है, इट इज गोइंग टू बी नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन गार्डियन एंड चाइल्ड। ओके, सो पार्टनर समझ आ गया, कंपनी डायरेक्टर समझ आ गया, गार्डियन चाइल्ड समझ आ गया। अब मास्टर सर्वेंट तो बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। एक है कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एजेंट। स्टूडेंट्स, एक चीज होती है मास्टर सर्वेंट, जो भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कैन यू थिंक ऑफ सम डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट एंड मास्टर एंड प्रिंसिपल? इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, आप कुछ सोच सकते हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी सोचो। Agent enjoys some independence, okay, and servant is totally under control. ये हम सबको पता होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये टोटली अंडर कंट्रोल की बात खत्म हो गई है। कंट्रोल टेस्ट होता था पहले, मास्टर सर्वेंट में पढ़ोगे, बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हायर एंड फायर टेस्ट। तो ये एक अगेन मिथ है। एजेंट अपने आप खुद की बुद्धि भी लगा सकता है, सर्वेंट तो सिर्फ और सिर्फ जो मास्टर कहेगा वही करेगा। इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। कुछ और सोचो। एजेंट कैन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल, मास्टर कैन, सर्वेंट कैन नॉट। तो आपको एजेंट का स्टेटस बेटर लग रहा है सर्वेंट के कंपैरिजन में। अगेन ये सबको यही लगता है, बट सच बात ये है ही नहीं। ओके, आई टेल यू व्हाट द रियल स्टोरी इज। मुझे समझ नहीं आता है मिथ्स कहाँ से बन जाते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो हर किसी को पता होते हैं, पर वो सच ही नहीं होते। ओके, मैं आपको बताती हूँ इसमें रियल डिफरेंस क्या है। सपोज एक पर्सन एक्स है और इनका एक फ्रेंड है राज, और एक्स के पास कार है और राज का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेट्स से गुड़गांव में। तो उस दिन कैब्स वगैरह की स्ट्राइक है, तो राज ने एक्स को बोला कि भाई प्लीज अपनी गाड़ी मुझे दे दे, मैं एग्जाम में पहुंच जाऊंगा आज, तो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक्स ने कहा हाँ हाँ ले जा, डोंट वरी। राज एग्जाम के लिए कार लेके गया है, फिर वापस आते हुए वो थोड़ा पार्टी वार्टी करने लग गया, थोड़ा ड्रंक हो गया, और राज ने कार चलाते हुए हिट कर दिया पी को, एक पेडेस्ट्रियन को, एंड द पेडेस्ट्रियन इज इंजर्ड। ऐसे में आपने हमेशा देखा होगा ओनर ऑफ द कार पे बात आती है, पुलिस उनको ट्रेस करती है कौन ओनर ऑफ द कार था। तो राज ने हिट किया वो तो है ही, पर साथ में बात अब एक्स पे भी आ रही है, बिकॉज एक्स ओन द कार एंड पी इज आस्किंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम एक्स। ओके, आप मुझे बताओ एक्स और राज के बीच में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप तो होगा, आप कल को पढ़ोगे ड्राइवर के साथ, पर एक्स और राज के बीच में मास्टर सर्वेंट नहीं है। बट क्या राज के एक्शंस के लिए एक्स रिस्पॉन्सिबल होगा? नो। हु ओन द कार? एक्स। अगर मेरी गाड़ी है और मुझे कोई आके नौसिखिया बोले, या मेरा कोई फ्रेंड इसको ढंग से चलाने नहीं आती, आई शुड नॉट गिव द कार। Why should I give the car? He can cause an accident also. So this is agent principle. Okay, agent principle में ना मास्टर सर्वेंट मत लाओ। जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट वगैरह होगा वो तो मास्टर सर्वेंट में आ जाएगा।
ये जो और रिलेशनशिप्स है ना जिसमें आप एक के एक्शन के लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हो, वो प्रिंसिपल एजेंट में आ जाएंगे, लाइक फ्रेंड्स। तो यहां पे राज के एक्शन के लिए एक्स भी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि कार अल्टीमेटली उसकी थी, उसने अलाउ कर अपनी कार चलाना, यू विल हैव टू बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अभी आगे पढ़ोगे 5 दिन बाद। इससे अल्टीमेटली जनता का फायदा हो रहा है। एक्स अपनी गाड़ी देने से पहले किसी को भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरी गाड़ी लेके जाएगा अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। तो प्रिंसिपल एजेंट में हम इस तरह के कैजुअल रिलेशनशिप्स को कवर कर लेते हैं, लाइक फ्रेंड्स, लाइक कजन, जिसको भी हम अपनी गाड़ी दे रहे हैं, जिसके साथ हमारा मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। तो मास्टर सर्वेंट में सारा एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट कवर हो जाएगा, और प्रिंसिपल एजेंट में इस तरह के कैजुअल रिलेशंस आ जाएंगे। समझ आ रहा है आपको ना? इन चारों में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते, पूछेंगे भी तो कोई 5 मार्कर पूछ लिया या प्रीलिम्स में पूछ लिया, बट सारा फोकस मास्टर सर्वेंट पे रहता है, जो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहला तरीका होता है वाइकेरियस अराइज होने का थ्रू रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन कंपनी डायरेक्टर, बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट, कैजुअल रिलेशनशिप। गार्डन वार्ड में ये रिलेशनशिप नहीं होती, ये एक मिथ है। गार्डियंस अपने बच्चों के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो अपनी खुद की नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्लियर है? पक्का? एक और तरीका जिससे वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है वो है रैटिफिकेशन। आपको रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब पता है? रैटिफाई करने का क्या मतलब होता है? अप्रूव, कंफर्म करना। रैटिफिकेशन मींस कंफर्मेशन और अप्रूवल। ओके, आप आगे जाके मास्टर सर्वेंट में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। मेरी एक कार है और जो इनके ड्राइवर हैं डी, वो कोई भी गलती करेंगे तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। बट सपोज इन्होंने मुझे बोला, बहुत सालों से काम करते हैं, कि मैडम मेरा जिंदगी का सपना था कि मैं अपने बच्चों को ना शिमला लेके जाऊं किसी छुट्टियों में, अब बड़े हो गए हैं, तो मैडम प्लीज़ आप, मैंने इतने साल आपके पास काम करा है, आप मुझे 2 दिन के लिए अपनी गाड़ी दे दो और मैं अपने बच्चों को शिमला लेके जाऊंगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है भैया। अब जब वो 2 दिन शिमला लेके जाएंगे मेरी गाड़ी में अपने बच्चों को, तो वो मेरा कोई काम नहीं कर रहे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, कल को कुछ भी होगा तो। ये आप आगे पढ़ोगे मास्टर सर्वेंट में, आई बियर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ठीक है? अब वो शिमला में घूम रहे हैं और भगवान ना करे उनसे एक एक्सीडेंट हो गया और पी, एक पेडेस्ट्रियन इंजर्ड हो गया। अब पी मुझे नहीं स्यू कर सकता, मेरे ऊपर वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगा इस केस में, क्योंकि गाड़ी मेरे काम के लिए चल ही नहीं रही थी, गाड़ी वो पर्सनली अपने पर्पस के लिए, अपने फ्रॉलिक के लिए चला रहे थे। तो पूरी लायबिलिटी ड्राइवर की है। द पेडेस्ट्रियन कैन स्यू द ड्राइवर। पेडेस्ट्रियन ने स्यू कर दिया, ड्राइवर कम्स टू मी एंड ही सेज मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, ये 80,000 रुपीज मांग रहे हैं, इनको इंजरीज हो गई हैं, मैडम मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर लो। मैंने कहा भैया ये क्या मतलब है, पहले तो मैंने आपकी बात मान ली, अब मेरे को इसका हर्जा भी भुगतना पड़ रहा है। तो ही रिक्वेस्ट अ लॉट एंड सिंस ही हैज वर्क फॉर इयर्स आई से ओके। तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, बट मैं अपने ऊपर वाइकेरियस लायबिलिटी ले रही हूं, दैट इज रैटिफिकेशन। ओके, आई एम नॉट लाइबल। मैं लाइबल होती अपने रिलेशनशिप की वजह से मास्टर सर्वेंट, बट इस केस में मैं नहीं हो रही थी क्योंकि वो अपने फ्रॉलिक के लिए कार लेके गई थी, आप पढ़ोगे। बट मैंने अपने ऊपर ले ली लाइबिलिटी बाय अप्रूवल, बाय सेइंग ओके आई विल बेयर इट, दैट इज व्हाट इज रैटिफिकेशन। ये भी क्लियर है आपको? पक्का? एंड थर्ड मोड है लाइबिलिटी जिससे आपके शोल्डर्स के ऊपर आएगी, अबेटमेंट। अबेटमेंट तो क्रिमिनल में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। अबेटमेंट का मतलब होता है इंस्टिगेशन। इसका क्या मतलब है? वाइकेरियस कैसे अप्लाई करोगे इसमें?
हम किसी को अबेट कर रहे हैं कोई टॉट करने के लिए और फिर वो टॉट कर रहा है तो लाइबिलिटी हमारी भी होगी। लाइक इसमें ऐसा हो सकता है कि हम किसी के साथ कार में जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अरे रेस कर और तेज चला, उसको पीछे छोड़, रेस कर, जंप कर रेड लाइट, और फिर ऐसे में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वी ऑल्सो गोइंग टू बी लाइबल, है ना। बिकॉज वी इसमें ना अबेटमेंट का मतलब आप लिटरली ये मत समझो कि हम किसी को बोल रहे तू ये गलत कर, हम उसको एक गलत मतलब उसको लिटरली टॉट करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे अल्टीमेटली एक टॉट हो रहा है तो लाइबिलिटी हमारी भी होगी। लाइक ड्राइवर को बोलना तेज चलाओ और एनीथिंग लाइक दैट। इसमें आप लिटरली भी ले सकते हो अगर कोई एग्जांपल लेना चाहो। फॉर एग्जांपल डेफेमेशन एक टॉट होता है। तो यार मैंने कल रियलाइज किया कि सोशल मीडिया कितना एंटाइसिंग भी होता है, लोग कितना अर्न कर सकते हैं, कितना पॉपुलर हो सकते हैं, दे आर न्यू सेलिब्रिटीज, but at the same time it can totally drain a person. So there's this YouTuber, I am sure everybody must have heard of him, Arman Malik, जिसने 2 शादियां कर रखी हैं। Of course I don't like him, I have no liking for him or anything, whatever he's doing it doesn't affect me but कल मैं अबेटमेंट टू सुसाइड पे कुछ देख रही थी एंड एक मेरी सजेशन में आई रील जिसमें था, जिसमें किसी ने टाइटल बना रखा था अरमान मलिक ने किया अपनी बेटी का रेप, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब यार ये कैसे, कोई कौन होते हैं ये लोग, मतलब दिस इज सो शॉकिंग। किसी ने ऐसी वीडियो बना रखी, किसी ने उसका टाइटल लगा रखा है, जो ये पढ़े अपने लिए मतलब I felt so alarmed by what I saw. I was like इसको तो मतलब आपका मूड खराब हो जाता है ना जब किसी और के बारे में पढ़ो। इट्स लाइक कि लोग कितना गिर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं। तो दैट टाइटल वाज वेरी वेरी डिसग्रेसफुल और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसको खोल के देखूं लोगों ने इसको बैश कर रखा है कि नहीं, जिसने ऐसी वीडियो भी, जिसने ऐसा टाइटल भी बनाया है, बिकॉज आई वाज सो डिसगस्टेड एंड हॉरिफाइड बाय इट। बट ओ माय इट वाज वेरी बैड। लोग किस लिमिट तक जा चुके हैं अब तो, किसी के लिए कुछ कोई लिमिट ही नहीं बची, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं यही बता रही थी आपको, कोई किसी को इंस्टिगेट करे कि तो उसको डिफेम कर दे बिल्कुल बेवजह किसी से बदला लेने के लिए, तो जो डिफेम करेगा वो भी लायबल हो जाएगा और जिसने इंस्टिगेट किया था वो भी लायबल हो जाएगा। ये जो लिटरल मतलब हो गया बैटमेंट का। बट अबेटमेंट में जैसे मैंने आपको बताया तेज चलाओ रेस करो, दैट कैन ऑल्सो फॉल विद इन अबेटमेंट। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ येलो येलो से, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना अबेटमेंट से, ना रैटिफिकेशन से, ना गार्डियन चाइल्ड, ना नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। बट फिर भी अगर कुछ आ भी गया तो वी कैन ऑलवेज राइट अ 5 मार्कर। तो बेसिकली हमारा सारा फोकस होगा ऑन मास्टर सर्व। ठीक है, मैं तो ऐसा मानूंगी आपको सर्वेंट का मतलब भी नहीं पता, आपको मास्टर का भी नहीं पता, बिल्कुल डेप्थ में चलेंगे। बट क्या मैं इतना मान लूं कि आपको ये समझ आ गया है? पक्का? तो आप क्या करो, आप ना अपने उसको नोटबुक को लैंडस्केप कर लो। और आप उसमें हेडिंग बनाओ modes in which vicarious liability can arise. Modes by which vicarious liability can arise. Modes by which vicarious liability can arise. ओके उसमें ना सेकंड और थर्ड में बहुत कम स्पेस छोड़ना, क्योंकि हमें मेनली फर्स्ट में लिखना है। देखो फर्स्ट में बाय रिलेशनशिप, सेकंड में बाय रैटिफिकेशन, एंड थर्ड में बाय अबेटमेंट।
ratification, relationship, ratification, abatement. ओके पहले ratification और abatement में लिख लेते हैं, फिर relationship पे आएंगे. Ratification के नीचे लिखो, ratification means approval. Ratification means approval. And vicarious liability by ratification means, and vicarious liability by ratification means agreeing to be liable for the tort of another. Agreeing to be liable for the tort of another. For example, in a case where a master is not actually liable for tort of servant, in a case where master is not actually liable for tort of servant, master is not liable for tort of servant, comma, he may choose to become liable by ratification. 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 इसमें भी एग्जाम्पल हो सकता है, हमने किसी को अपनी कार दी थी फ्रेंड को, उसको एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस के साथ कि डो नॉट गेट ड्रंक. हमारे एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस के बाद भी ही बिकम्स ड्रंक, तो हम लाइबल नहीं होंगे, बट वी मे रेटिफाई टू बिकम लाइबल. ठीक है. अबेटमेंट में लिखो, अबेटमेंट मीन्स इंस्टिगेशन. Abatement means instigation. And vicarious liability by abatement may arise. And vicarious liability by abatement may arise. Vicarious liability by abatement may arise. Vicarious liability by abatement may arise where one person actively or otherwise encourages another person, actively or otherwise encourages another person to commit a wrong. For example, A instigating B to defame C. A instigating B to defame C. Or A telling B repeatedly to race car with C, which ultimately results in an accident. To race car with C, which ultimately results in an accident. ठीक है. तो अब देखो, अगर 5 मार्कर भी आ जाए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए स्मार्टली कि कहाँ पे एलैबोरेशन करनी है और अपना टेंशन कहाँ फोकस करना है. ठीक है. अब रिलेशनशिप में आप एक सेकेंड ना, जब बोलूंगी तब लिखना.
आपको ऐसे बेटर स्पेस मिलेगी लिखने की या ऐसे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, कैसे भी लिख लेना। तो आप लिखो रिलेशनशिप को दो में डिवाइड करो, vicarious liability arises vicarious liability arises और दूसरे में vicarious liability does not arise। ओके, अराइजेज में आप चार पार्ट्स बना लो, एंड में मास्टर सर्वेंट लिखना क्योंकि उसमें तो हम लिख देंगे टू बी कवर्ड इन डिटेल आगे, मतलब उसके नेक्स्ट टॉपिक वही होगा। तो इसके चार पार्ट्स हैं। फर्स्ट में लिखो वो पार्टनर्स, पार्टनर्स लिखो, partners are vicariously liable, partners are vicariously liable for acts of other partners, partners are vicariously liable for acts of other partners, provided such acts are done in course of business of firm, provided such acts are done in course of business of firm, such acts are done in course of business of firm, are done in course of business of firm। यही बोला ना मैंने, इससे में लिख लो however no liability arises for acts done in personal capacity, no liability arises for acts done in personal capacity, no liability arises for acts done in personal capacity। इसमें लिखो Hamlin versus Houston and Company, Hamlin versus Houston and Company। अगर कोई हमें एग्जाम्पल अपने मन से बना के लिखना पड़े तो हम बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको टॉट्स 1% भी मुश्किल लगा, बोरिंग लगा? सेकंड लिखो कंपनी डायरेक्टर, कंपनी डायरेक्टर, कंपनी डायरेक्टर लिखो, company is responsible for acts of director, company is responsible for acts of director which are intra-vires, which are intra-vires, dash no liability arises for ultra-vires acts, no liability arises for ultra-vires acts, no liability arises for ultra-vires acts। Okay, third, principal agent, देखो the principal agent relationship under vicarious liability, the principal agent relationship under vicarious liability is wide enough, is wide enough to cover several relationships within its fold, is wide enough
is wide enough to cover several relationships within its fold. Is wide enough to cover several relationships within its fold. For example, it was held in Ormrod, Ormrod ही था, नहीं सॉरी ये है, स्पेलिंग ये है, Ormrod ही है, Ormrod versus Crosswell Motor Service. Ormrod versus Crosswell Motor Service. It was held that for purpose of vicarious liability, a friend who's allowed to drive a car, can be considered as agent of owner of car. A friend who's allowed to drive the car can be termed as agent of owner of the car. Can be termed as agent of the owner of the car. Can be termed as agent of the owner of the car. ठीक है? और फोर्थ लिख लो, master servant. Fourth, master servant. और इसमें लिखो to be discussed in detail. Discussed in detail later on, कुछ भी लिख लो, वो तो हम अभी आगे पूरा लिखेंगे ही. Okay. Vicarious liability does not arise में लिखो guardian child. लिखो guardians cannot be held liable. Guardians cannot be held liable for all tortious acts of their children. Guardians cannot be held liable for all tortious acts of their children. Guardians cannot be held liable for all tortious acts of the children. However, liability can arise for their own negligence. Liability can arise for their own negligence. The position is same as in criminal law. The position is same as in criminal law. The position is same as in criminal law. So, are you all good till here? Pakka? Basic meaning of vicarious liability, how this liability arises. So, online students, एक बार आप लोग भी बताओ. Is fine. अब एक चीज पढ़ लेते हैं और फिर सीधा मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए हम रेडी होंगे. एंड दैट इज रैशनल. बिना मास्टर सर्वेंट पढ़े बताओ, अगर कार के ओनर है मिस्टर एक्स, ड्राइवर इज डी, और ड्राइवर मास्टर के काम के लिए इज गोइंग समवेयर and he hits pedestrian P. तो पेडिस्ट्रियन की टेंडेंसी होती है या ऐसे में इंजर्ड पर्सन की टेंडेंसी होती है मास्टर को स्यू करने की, ओनर को स्यू करने की, प्रिंसिपल को स्यू करने की, कंपनी को स्यू करने की. Why? What is the reason
why we sue the owner or the principal or the master? भगवान ना करे ऑफिस में किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, सपोज अनिकेत ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, तो आप अनिकेत को स्यू नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू स्यू मी। व्हाई? आप क्यों स्यू करोगे बताओ, आपका रियल रीजन क्या होगा मुझे स्यू करने का, या ड्राइवर का रियल रीजन क्या होता है ओनर ऑफ द कार को स्यू करने का? उसको लगता है कि दिस पर्सन इज इन अ बेटर पोजिशन टू पे मी, so you end up suing the driver or the owner or the principal because you feel they are in a better position to compensate you. They actually are in a better position to compensate, and they also have the they also have the capability to pass off the burden on insurance. So एक होता है, इसको कहते हैं deeper pocket theory. They have a deeper pocket, they can compensate you better. So real reason होता है possibility of compensation is better in case of owner. देखो ड्राइवर तो कह देगा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। अनिकेत तो बोल देगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, खर्च हो गए, तो क्या करोगे? तो आपको लगता है वो पर्सन ओनर या मास्टर बेटर पे कर पाएगा। ये तो आपका रीजन हो गया। मुझे बताओ लॉ ऐसे में एक्स को क्यों रिस्पॉन्सिबल कर रहा है? व्हाट इज द रीजन? Because it was X who employed driver to drive the car, है ना? अगर मुझे पता होगा कि ड्राइवर कुछ भी करेगा तो लाइबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, तो आई विल बी मोर केयरफुल इन हायरिंग माय ड्राइवर। एक बार हम किसी कोई हमारे घर में ऑलरेडी काम करते हैं, उन्होंने बोला कि मेरी ना बहन का लड़का है, उसको ड्राइवर की तरह आप उसको रख लो। तो हमने कहा उसको गाड़ी चलानी आती है? उसने कहा हाँ। तो हमें एक और ड्राइवर की तब ज़रूरत भी थी, तो हम अपने घर से आईसीएन मॉडल टाउन, तो हम अपने घर से निकले, हमने बोला अच्छा आप गाड़ी चला के दिखाओ। एक लेन क्रॉस करने पे लग गया, भाई ये क्या कर रहा है, ये तो अभी एक्सीडेंट करेगा। हमने बोला भैया ठीक है आपने अच्छी गाड़ी चलाई, मेरे फादर का रूल है किसी को भी कुछ ऑकवर्ड क्यों बोला। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमने देख लिया आपने कैसी गाड़ी चलाई, अब आप हम बता देंगे। हाँ तो उसे उतारा, जिससे हम सेफली वापस ऑफिस तक आए। ही डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव। तो हम चाह के भी उसे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है एट द बैक ऑफ द माइंड, अपनी सेफ्टी तो छोड़ो, हमें उसको कहीं सामान लेके भी भेजना हो, उसको सिर्फ हमारा काम हो वेयर हाउस से वेयर हाउस, तो भी हम उसको नहीं रख सकते, बिकॉज वी नो ये कुछ भी करेगा लाइबिलिटी हमारे ऊपर आएगी। तो वी आर केयरफुल इन हायरिंग ओनली कॉम्पिटेंट पीपल फॉर द जॉब्स। इससे पब्लिक सेफ्टी सर्व हो रही है, ठीक है। और लॉ क्यों बना रहा है एक्स को रिस्पॉन्सिबल? एक्स ने डी को हायर करा है अपने काम के लिए, राइट? तो एक रूल होता है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, he who acts through another is deemed in law to act himself। अगर आपने किसी को अपना कुछ काम करने के लिए हायर करा है, तो लॉ की नजरों में तो वो चीज आप ही कर रहे हो। ये गाड़ी ड्राइवर डी नहीं चला रहा, लॉ के लिए गाड़ी आप ही चला रहे हो। You are the one who is behind the wheels. So he who acts through another, अगर आप अपना काम किसी और से करवा रहे हो, तो लॉ के लिए तो वो काम आप ही कर रहे हो, and you are going to be held responsible for it. Okay? इसके पीछे एक और मैक्सिम होता है, respondeat superior. Let the superior be responsible. Superior, respondent responsible. Let the superior be responsible. मास्टर सर्वेंट में आप किसको सुपीरियर मानते हो? मास्टर। प्रिंसिपल एजेंट में किसको मानते हो? प्रिंसिपल। और आप इसलिए उनको सुपीरियर मानते हो बिकॉज दे हैव डीपर पॉकेट्स। सो लेट देम बी रिस्पॉन्सिबल, लेट देम बेयर द बर्ड। इस मैक्सिम को याद कराने का मेरे पास कोई तरीका नहीं, आई एम रियली सॉरी, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, बट रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर का। सो वाइकेरियस लायबिलिटी के पीछे का रैशनल, एक तो
वो पर्सन बेटर कैपेसिटी में है तो उनको पे करने दो। दूसरा, इसके डर की वजह से लोग कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करेंगे जिससे अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, एंड ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू एक्ट हिमसेल्फ। ये 3 रैशनल है, और रैशनल लिखना एज आई ऑलवेज टेल यू इम्प्रूव्स आवर आंसर। ठीक है, तो लिखो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड टॉपिक। Rational. Rational behind vicarious liability. इसको 3 में डिवाइड करो। फर्स्ट में लिखो cui facet per alium facet per se। cui facet per alium facet per se, इसके नीचे लिखो it means he who acts through another, he who acts through another, he who acts through another is deemed in law he who acts through another is deemed in law to act himself. He who acts through another is deemed in law to act himself. दूसरा लिखो respondent superior, respondent superior। इसके नीचे लिखो it literally means inverted commas में it literally means let the superior be responsible। it literally means inverted commas में let the superior be responsible, let the superior be responsible। इसी में लिखो this is because the superior is supposed to have a deeper pocket, the superior is supposed to have a deeper pocket, comma supposed to have a deeper pocket dash, supposed to have a deeper pocket dash। it means better capacity to compensate, better capacity to compensate the plaintiff, better capacity to compensate the plaintiff, and even afford insurance, and even capacity to afford insurance, and even capacity to afford insurance। ठीक है, थर्ड पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी देखो the rule of vicarious liability ensures the rule of vicarious liability ensures the rule of vicarious liability ensures that efficient and skilled people ensures that efficient and skilled people are chosen for specific jobs. Efficient and skilled people are chosen for specific jobs
in turn and this in turn promotes safety and well-being, and this in turn promotes safety and well-being in general. This in turn promotes safety and well-being in general. तो ये हमारा सारा बेसिक पार्ट था वाइकेरियस का। देखो वाइकेरियस का मतलब ये नहीं है कि हम सीधा मास्टर सर्वेंट शुरू कर दें, उससे पहले सारा बेस होना जरूरी होता है, तभी तो आप अप्रिशिएट कर पाओगे। तो आपको पता है कि हम मास्टर को क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, मास्टर सर्वेंट प्रिंसिपल एजेंट में क्या फर्क है, ये रिलेशनशिप की वजह से राइज हुआ है, यू नो ऑल द बेसिक्स, है ना। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताओ, आर यू ऑल गुड? थैंक यू।